गरीब माने की बेटियों की घास के लहंगे में शादी। चंचल अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वैसे तो वो लोग अमीर थे, लेकिन पति विश्वनाथ की एक भयानक हादसे में मौत हो जाने की वजह से अब उनके दिन बहुत ज्यादा मुश्किलों में बीत रहे थे। माँ देखिए, आज पड़ोस वाली आंटी ये सूट सिलने को देकर गई हैं। जरा दिखा तो सही। अच्छा ठीक है, मैं सिल दूंगी। पति के जाने के बाद चंचल ने अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिलाई को ही अपना रोजगार बनाया। माँ, पड़ोस वाली आंटी का ये सूट इस बार आप नहीं सिलोगी? मतलब? मुझे ऐसे आपको काम करते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। अब मैं भी सिलाई सीखूंगी और आपकी मदद करूंगी। क्या तू सच में ऐसा करना चाहती है? माँ सच में। तो फिर ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी और तू इसे सिलना। चंचल की बेटियां तेज दिमाग की थी। नैना एक ही बार में सब कुछ समझ गई और उसने बहुत अच्छे से सूट को सिला। कैसा लग रहा है माँ? लाजवाब। तू तो इस काम को बड़े ही अच्छे से कर रही है। शुक्रिया। ओहो ओहो, अब ज्यादा खुश मत हो। चुप कर। तूने सच में इसे बहुत ही अच्छे से सिला है। आज से तू भी मेरे साथ ये काम करवा सकती है। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी ही सिलाई का काम करते हुए अपना गुजारा करने लग गई। वो सिर्फ अपने आस पड़ोस के ही कपड़े नहीं बनाती थी, बल्कि वो बाजारों में बेचने के लिए पर्दे, शोपीसेस भी बनाया करती थी और अपने घर का खर्च चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन पंडित चंचल के घर पर एक बहुत ही अमीर घराने का रिश्ता लेकर आया। पंडित जी, ये तो काफी बड़े लोग हैं, इन्हें मेरी ही बेटियों से शादी क्यों करनी है? आपकी बच्चियां भले ही गरीब हैं, लेकिन रंग रूप की बड़ी ही अमीर हैं चंचल बहन। क्या पता इन लोगों को क्या बात पसंद आ गई हो। वैसे ये लोग काफी अच्छे हैं। आप कहो तो क्या मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं। मैं पहले इन लोगों से मिलना चाहती हूँ। एक बार आमने सामने बात हो जाए, उसके बाद मैं इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला लूंगी। जैसी आपकी इच्छा, मैं इन्हें ये सारी बातें बता दूंगा। चलता हूँ, प्रणाम। फिर पंडित चला गया और अगले ही दिन लड़कियों को देखने चंचल के वो लोग घर आ गए। स्वागत है, आइए आइए। आपके बड़े से महल के आगे तो हमारा घर बहुत छोटा है। बहन, घर छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, शर्त है कि उसमें सुकून हो। सुकून की जगह चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सुख ही देती है। सही कहा, बड़े खुले विचार हैं आपके। अरे नैना, नायरा और निया, जरा यहाँ तो आओ। तीनों लड़कियां अपनी माँ के बुलाने पर शर्माती हुई कमरे से निकल आईं। चंचल की तीनों ही बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर थीं, इसलिए दिया को वो तीनों ही देखते ही पसंद आ गईं। नजर न लगे आपकी बेटियों को, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं। शुक्रिया। काफी देर तक ऐसे ही बातें होती रहीं। तीनों लड़कियों ने अपने होने वाली सास को चाय वगैरह भी बनाकर पिलाई। कुछ देर बाद चंचल घबराए हुए अंदाज में बोली, दिया जी, आप सच में बहुत ही अच्छे लोग हो। मैं बड़ी ही आभारी रहूंगी अगर मेरी बेटियां आपके घर की बहुएं बने तो। लेकिन एक बात भी है। कहिए। मैं अपनी बच्चियों को ढेरों दहेज देकर विदा नहीं कर पाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम आपकी परिस्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आंगन की सोने की चिड़िया मेरे आंगन भेज रही हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है, और मैं भी दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। दिया की बातें सुनकर चंचल बहुत खुश हो गई कि तभी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। आप शादी के दिन मेरी बहुओं को बहुत अच्छे से सजाना, इन्हें अच्छे लहंगों में मेरे आंगन में भेजना। वो इसीलिए क्योंकि ये दिन हर लड़की की ज़िंदगी में बस एक बार आता है, और दूसरा क्योंकि मेरे घर बड़े घरानों के लोग होंगे, तो उन्हें ऐसा न लगे कि मेरी बहुएं गरीब हैं। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दहेज को भूलकर इनके श्रृंगार का सामान अच्छे से अच्छा खरीदो। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे? जी जी ज़रूर। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और रिश्ता पक्का हो गया। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। अब शादी के दिन बहुत ज्यादा करीब थे। चंचल परेशान थी कि वो अपनी बेटियों के लिए महंगे लहंगे कैसे खरीदेगी। क्या हुआ माँ, आप परेशान हो? नहीं बेटा, कुछ तो बात है, चलो जल्दी से बताओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी बच्चियों की मैं तुम्हारे महंगे लहंगों का इंतजाम कैसे करूंगी। कुछ देर को सभी शांत हो गए, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि महंगे कपड़े अरेंज हो पाते। कुछ देर सोचकर नैना बोली, माँ,
हमारी सासू माँ ने बोला था कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ना कि महंगा। तो क्यों ना हम ऐसे ही जैसे हम घास के पर्दे वगैरह बनाते हैं वैसे ही अच्छे अच्छे फूल लगाकर घास के लहंगे बनाए। घास के लहंगे? चंचल ने कुछ देर सोचा। हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और हम उन लहंगों को अपनी पसंद के फूलों से सजाएंगे। बढ़िया है, तो चलो माँ, अब आप चिंता मत करो, सब कुछ हम पर छोड़ दो। तीनों गरीब बेटियां उसी दिन से काम में लग गई। उन्होंने पहले कपड़े के लहंगे तैयार किए और फिर उन्हें रंग बिरंगे फूलों और घास से सजाया। शादी का दिन भी करीब ही था। शादी से एक दिन पहले तीनों लड़कियों ने अपने लहंगे तैयार कर लिए। अगले दिन अपनी शादी पर तीनों बहनें वही लहंगे पहनकर तैयार हो गई। वो तीनों बिल्कुल जंगल की परियां लग रही थी। नजर ना लगे। चंचल ने अपनी बच्चियों की बलाएं उतारी और वो उन्हें मंडप में ले गई। कुछ देर में विवाह संपन्न हो गया और विदाई के समय दिया की छोटी बहन संजना बोल पड़ी। दिया, तेरी बहुएं तो पूरी ड्रामा लग रही हैं। भला शादी के दिन कोई दुल्हन ऐसे घास फूस के लहंगे पहनती है? देखने से ही तीनों फकीरन लग रही हैं। दिया को अपनी बहन की बातें सुनकर चंचल पर गुस्सा आया। सभी मेहमान भी संजना की बात पर हंसने लगे कि तभी रोते हुए चंचल बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो समधन जी, ये मेरा ही आइडिया था अपनी बच्चियों को घास के लहंगे पहनाने का। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। चंचल हाथ जोड़कर रोने लगी कि तभी नैना बोल पड़ी, माँ आप झूठ क्यों बोल रही हो? ये माँ का नहीं, मेरा आइडिया था। सासू माँ की शर्त थी कि हम अपनी शादी में कुछ सुंदर पहने, लेकिन मेरी माँ के पास महंगी और सुंदर चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हम गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी भी ना जाने किस तरह कमाते हैं, तो हम महंगे कपड़ों का इंतजाम कैसे करते? इसीलिए मैंने सस्ती और कुछ अलग लहंगे घर में ही बनाने की सोचा। और क्या हुआ अगर ये घास के हैं तो? ये दिखने में काफी सुंदर हैं। अगर यही लहंगा सोशल मीडिया पर कोई हीरोइन पहनाए तो हर अमीर लड़की इसे खरीदने की चाहत करेगी, लेकिन एक गरीब के पहनने से इसकी वैल्यू कम हो गई। ये किस तरह की दुनिया है? नैना ऐसा बोलकर रोने लगी। उसे रोते देख दिया की आंखें भी भर आई। मुझे माफ कर दे बहू। समधन जी आप भी मुझे माफ कर दो। और तू संजना, कुछ समझ आया तुझे? देख मेरी बहू कितनी समझदार है, इसीलिए मैंने इन लड़कियों से अपने बेटों की शादी की है। ना इनमें कोई खराबी है ना इनके लहंगों में, बल्कि ये तो अनमोल लहंगे हैं। बहू शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे ये लहंगे बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन हाँ एक शर्त पर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगी। सभी शांत हो गए। कैसी शर्त? समधन जी आपको अपनी बेटियों की ननद के लिए भी उसकी शादी पर ऐसा ही लहंगा बनाना पड़ेगा। जी जी जरूर जरूर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद तीनों ही बेटियां घास के लहंगों में अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे माँ, मुझे एक मोर का पंख चाहिए। मैंने रखा था यहीं पर, लेकिन अभी मिल ही नहीं रहा है। आपने यहाँ से कोई सामान उठाया था क्या? नहीं बेटी, मैंने वहाँ से कोई भी सामान नहीं उठाया। वैसे तुझे मोर का पंख चाहिए क्यों? राजू के सर पर लगाना है। आज उसे मैंने कन्हैया बनाया है। वो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, इसलिए उसके सर पर एक मोर का पंख लगा दूंगी तो बिल्कुल कन्हैया लगेगा। तभी वहाँ पर राजू आता है और अपनी दीदी से कहता है, दीदी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। अगर मैं लेट हुआ तो मेरा प्रोग्राम मिस हो जाएगा। तभी रानी की नजर माँ के पर्स पर पड़ जाती है। वह टेबल से मोर का पंख उठाती है और उसे अपने भाई राजू के सर पर लगा देती है। अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ आती हूँ। और माँ, आज मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, तो मेरे लिए खाना मत बनाना। रानी ऐसा कहकर अपने भाई राजू को घर से ले जाती है। उसके जाते ही मायावती अपने मन ही मन सोचती है, एक तो घर में पैसे भी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है, ऊपर से मेरी बेटी रानी ने जन्माष्टमी का व्रत भी रखा है। उसके लिए कुछ खाने की अच्छी चीज बनाने की सोच रही थी, लेकिन अब क्या करूं, पैसे कहां से आएंगे इन सब के लिए। मायावती ऐसा सोचकर घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते उसे फूलों की माला बनाने का ख्याल आता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आज जन्माष्टमी है तो सभी को फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एक काम करती हूँ, मैं फूलों की माला बनाकर उन्हें बेचती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे।
घर के काम खत्म करने के बाद मायावती अपने ही गांव के एक फूलों के बगीचे में चली जाती है, जहां से वो खूब सारे फूल तोड़कर एक टोकरी में भर लाती है और उनकी माला बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। इधर मायावती अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं रानी जैसे ही राजू को स्कूल छोड़कर वापस घर आती है तो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये माँ को भी पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। आज जन्माष्टमी है, मैंने सोचा था आज अच्छे से माँ के साथ जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करूंगी। तभी रानी अपने घर में छुपी हुई गुल्लक को निकालती है और उसे फोड़ देती है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। आज जन्माष्टमी है, मैं मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊंगी और शाम को हम सब एक साथ मेला देखने जाएंगे। रानी उन पैसों से अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आती है। शाम को जब मायावती वापस घर आती है तो वह अपने घर पर बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए देखती है। अरे, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं था, फिर ये सब कहाँ से आया? अरे माँ, आप भी ना भूल ही जाती हो क्या? आपको याद नहीं कि मैं हर जन्माष्टमी से पहले गुल्लक के अंदर पैसे जोड़ती रहती हूँ ताकि जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग अच्छे से मना सकें। ये सुनकर मायावती बहुत खुश होती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपनी बेटी को गले से लगाती है। तुम बहुत प्यारी हो, समझदार हो रानी, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं भाग्यशाली हो गई। उस दिन वह सभी मेले में घूमने जाते हैं, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं पर राधा रानी का झांकी हो रही होती है तो कहीं पर काफी लोग मिलकर ऊंचाई पर टंगी हुई मटकी को फोड़ने लगते हैं। ये सब नजारा देखकर रानी को बहुत खुशी मिलती है। उसी वक्त वह मेले के अंदर एक सलीम नाम के लड़के से टकरा जाती है। ओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माफ कीजिएगा, जरा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है इसलिए मैं आपसे टकरा गया। रानी इतनी सुंदर थी कि सलीम उसकी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पाता। वह उसे देखता ही रह जाता है। वहीं रानी भी सलीम को कुछ देर देखती ही रह जाती है। उसे दिन के बाद से उनका ये अचानक से एक दूसरे के साथ टकराना होता है, जिसके चलते अब वह दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सलीम एक दिन उसे प्रपोज कर देता है। रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ना मत करना, इस फूल को स्वीकार करो, मुझे हाँ कर दो रानी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सलीम, लेकिन तुम एक मुसलमान हो और मैं एक हिंदू परिवार की लड़की हूँ, तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकारेगा नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दो। सलीम रानी को मस्जिद में ले जाता है, जहाँ वह अपनी शादी का कलमा पढ़वाता है और रानी से निकाह कबूल करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। घर पर लाने के बाद उसकी अम्मी, अब्बू और खाला को हिंदू बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये क्या करके आया है तू? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? भाईजान, अल्लाह से डरो, एक हिंदू लड़की से शादी करके आप उसे घर ले आए हो। इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? मैं इसके साथ निकाह पढ़कर आया हूँ, अब ये इसी घर में रहेगी और कोई इसे इस घर से नहीं निकाल सकता। चलो रानी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। सलीम के आगे किसी की एक नहीं चली, जिसके बाद सलीम अपनी पत्नी रानी को घर के अंदर ले आता है। सलीम रानी को घर में तो ले आया था, लेकिन उसके घर वाले उसे घर की बहू के रूप में स्वीकारते नहीं है और उसकी माँ बेचारी रानी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वह घर के सारे काम भी उसी से करवाती है और उसे खरी खोटी भी सुनाती है। पता नहीं खुदा कि मैंने कौन से गुनाह किए थे जो ये मनहूस मेरे घर में आ गई है। खुदा, हमें तू ही बचा ले इस नापाक लड़की से। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बेचारी रानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में रानी अपने मुस्लिम ससुराल के रीति रिवाज और त्योहारों को अपना मान लेती है, जिसके चलते उसे अपने मुस्लिम ससुराल में थोड़ी सी जगह मिल जाती है। लेकिन जब उसके हिंदू त्योहारों की बात आती है तो उसके ससुराल के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। ऐसे ही उसका जन्माष्टमी का त्योहार आता है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार होता है। अरे वाह, आज तो जन्माष्टमी का त्योहार है, मुझे आज चटक मटक कपड़े पहनने चाहिए। रानी बहुत ही सुंदर से चटक मटक कपड़े पहनकर आती है। इतने चटक मटक कपड़े पहनकर आई हो, किसी का निकाह होने जा रहा है क्या? आज जन्माष्टमी है ना माँ जी, बस उसी के लिए तैयार हुई हूँ।
आज मेरे कान्हा जी का जन्म हुआ था। पहली बात तो मैं कोई माँ जी नहीं हूँ बल्कि अम्मी जान हूँ तुम्हारी, और दूसरी बात, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, बहुत ज्यादा सज धज कर घूम रही हो तुम। नगमा का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी रानी उदास हो जाती है, जिसके बाद वह कपड़े चेंज करके आ जाती है। वह अपने कान्हा जी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करती तो नगमा उसे फौरन टोक देती, जिसके चलते वह जन्माष्टमी के त्योहार को मना ही नहीं पाती। शाम को रानी मंदिर में कान्हा जी की आरती गा रही होती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये सब क्या चल रहा है? हमारे घर में तुमने मंदिर बना लिया और तुम आरती गा रही हो। अरे हमें क्या दोजख की आग में झुकवाने का पूरा इरादा है तुम्हारा? अरे तुम हिंदू नहीं हो, अब तुम मुस्लिम बहू हो। हर बार की तरह इस बार भी नगमा कलेश करने में कोई कमी नहीं छोड़, जिसके चलते इस बार रानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी सास को काफी कुछ बोल देती है। मैं अपने मायके में हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अपना हिंदू धर्म का एक भी त्योहार नहीं मनाया। क्या ससुराल में इतना फर्क होता है माँ जी? क्या मैंने कभी आपके त्योहारों में आपके साथ ऐसा किया है जैसा आप मेरे साथ करती हो? माँ जी, ये सिर्फ एक फर्क है, अगर इसे आप खत्म नहीं करोगी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ आपके सभी त्योहारों को मनाती हूँ तो आप भी मेरी भावनाओं को समझो और मेरे त्योहारों में खुशी खुशी मेरा साथ दो। सही कहा माँ भाभी ने इस घर को अपना तो लिया, लेकिन हम लोग इन्हें अभी तक पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। रानी की बात सुनकर नगमा को उसकी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने सच में तेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तेरे त्योहारों में कभी दखलंदाजी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से नगमा बहुत ज्यादा बदल जाती है। वह जन्माष्टमी के त्योहार को रानी के साथ मिलकर मनाती है, जिसके बाद रानी अपने मुस्लिम ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।